चलिए बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अचानक से बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमने बीच में छोड़ा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप लोग अपने लेवल पे रिवाइज करेंगे। जितना भी आपने मैंने करवाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, एक बार आप लोग अपने लेवल पे रिवाइज कीजिए अच्छे से। मतलब बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को रिवाइज करके चलो। उसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस है, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे, मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है बेटा फाइल आप उनका शेयर करूंगा इस वीकेंड। आप लोगों ने फिर क्या करना है, वो क्वेश्चंस को ट्राई करना। आप लोगों ने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना। ठीक है जी। तो ये जो है बेटा आपका टास्क रहेगा कि बेसिकली आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को क्या करके चलना है, ट्राई करके चलना है। और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो एक सेशन मैं लूंगा जिसके अंदर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा के चलूंगा आप लोग। डन जी। चलो अभी शुरू करते हैं बेटा आपका एज 13। गिव मी अ मिनट। हाँ जी बेटा शुरू करो। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। बच्चे इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? सर अभी तक आपने हमें ये नहीं बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है। आपने हमें अब तक नहीं बताया। बेटा बताएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और इंड एस क्या होता है, दोनों बताओ। पहले हम क्या कर रहे हैं, 3 स्टैंडर्ड खत्म कर रहे हैं। एक AS2 हमने करा, है ना। AS2 के अंदर क्या था? AS2 में इतना तो समझ में आ गया ना कि पहले हमको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 2 स्टैंडर्ड और AS13। नाउ AS13 इज प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड स्टैंडर्ड। ये पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड स्टैंडर्ड ही है काइंड ऑफ। ठीक है, इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अंदर बहुत रेयर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। आप लोगों का ज्यादातर क्वेश्चन बनेगा केस स्टडी बेस्ड। आपको उसका आंसर देके चलना होगा। देन देयर इज अनदर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। देन देयर इज अनदर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो हम करेंगे इसके बाद। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है बेटा, उसके अंदर क्या होगा, वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप बचपन में पढ़ के आए हो, +2 में भी पढ़ के आए हो। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला स्टैंडर्ड जो हम करके चलेंगे, वो पूरा का पूरा है ही प्रैक्टिकल। उसके अंदर हम शुरुआत ही प्रैक्टिकल से करेंगे। तीनों कैटेगरी के स्टैंडर्ड करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते कैसे हैं, एप्लीकेबिलिटी क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। फिर हम दोबारा स्पीड खींच के आपका एक प्रैक्टिकल चैप्टर करा देंगे। फिर उसके बाद एक दो प्रैक्टिकल चैप्टर करा दूंगा। अमेलगमेशन हो गया, बायबैक हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, कोई भी चैप्टर उठा लेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, कोई चैप्टर हम उठा लेंगे। फिर दोबारा से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर आएंगे, फिर एक चैप्टर उठा लेंगे, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर एक चैप्टर, ताकि तुम लोग बोर भी ना हो और तुम्हारा इंटरेस्ट बेटा सब्जेक्ट में बना ले। ठीक है बेटा। तो चलो बेटा लिखना शुरू करोगे। बड़ा ही सिंपल सा स्टैंडर्ड है और बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है सच में। मतलब बहुत ज्यादा स्कोरिंग स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा सिंपल स्टैंडर्ड है। नया क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आज जब मैं आपको स्टैंडर्ड लिखवा रहा हूँ बेटा, बातें नहीं, जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ बेटा एटलीस्ट उस टाइम नहीं बच्चे प्लीज। ठीक है। आज बेटा जब मैं आपको स्टैंडर्ड लिखवा रहा हूँ ना, हम पैराग्राफ नंबर अभी लिखेंगे नहीं। हम बहुत कम जगह पे पैराग्राफ नंबर का रेफरेंस देंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, कल आपको ना कुछ पैराग्राफ नंबर लिखवा दूंगा। हमें लगभग 2 दिन लगेंगे स्टैंडर्ड को लिखने में और 1 क्लास लगेगी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन का। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके क्वेश्चन जब बेटा मैं करवाऊंगा, तो मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस जो हैं लिखवा के नहीं करेंगे। हम सिर्फ 3 या 4 आंसर लिखेंगे, बाकी आपको आंसर जो है वो साथ में दे देंगे। बाकी सारे आंसर आपको साथ में दे देंगे। ठीक है। तो 3 या सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे जो हम लिखकर करेंगे। चलो जी। और बच्चे आप लोगों को एक चीज और बता दूं, आप लोगों की ना मेरी तरफ से बीच में कुछ एक छुट्टियां आएंगी। जिन बच्चों ने तो मेरे से स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग से हैं, जब हमारा बैच शुरू हुआ था, उनको तो पता ही ओरिएंटेशन में ये चीज बताई गई थी। ठीक है बेटा, आप लोगों की कुछ छुट्टियां बीच में आएंगी।
अब वो छुट्टियां जो है मेरी तरफ से चाहे लगातार 2 दिन भी हो सकती है, ऑल्टरनेट पे भी हो सकती है। कब रहेंगी वो छुट्टियां? आपके अक्टूबर मंथ में रहेगी छुट्टी। एक आधी छुट्टी सितंबर मंथ में रह सकती है, ठीक है। एक आधी अक्टूबर में, 2-4 छुट्टियां अक्टूबर में, या 5 छुट्टियां अक्टूबर में जा सकती हैं। रीजन क्या उस चीज का? बेटा जैसे तुम लोगों के पेपर है मई 24 में, नवंबर 23 वाला बच्चा भी तो बैठा है। अब इस टाइम में मुझे कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तो उसको देनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम्हारे पास भी बहुत टाइम है। तुम लोगों के पास अभी इतना टाइम है कि कोई बच्चा अगर अभी भी शुरू करता है तैयारी, या अभी भी उसने क्लासेस शुरू करता है, वो उसका तब भी मई हो जाएगा। लेकिन बेटा जो नवंबर का बच्चा है ना, मुझे उसकी वनडे मैराथन लेक्चर लेने, उसके रिवीजन सेशंस लेने, टेस्ट सीरीज कंडक्ट करानी है जो फुल सिलेबस वाली है। तो बीच में हो सकता है कभी कभी मुझे छुट्टी करनी पड़े, ठीक है। इन मंथ ऑफ अक्टूबर 4 से 5 छुट्टियां आपकी हो सकती हैं, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। और जिस टाइम में छुट्टी होगी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट रख देंगे, ये ठीक है। जिस टाइम छुट्टी होगी बेटा यहाँ पर हम टेस्ट रख दिया करेंगे, ठीक है जी। चलो आ जाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, जस्ट ये बेटा आपके शेड्यूल 3 के बच्चे जो भी डाउट्स है ना, वो कोई बात नहीं, हम डाउट्स ले लेंगे। एक बार ऐसा करेंगे बेटा, मैं शेड्यूल 3 ना दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। एक बार हम शेड्यूल 3 दोबारा से बेटा रिवाइज करेंगे क्लास में, ठीक है। नोट समरी बनाएंगे उसकी किसी दिन बैठ के। तो जब समरी बनाएंगे बेटा जिस दिन, उस दिन आप डाउट्स पूछ लेना, ठीक है बेटा। और हो सकता है आपके जो डाउट्स हो वो समरी के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी। चलो ओके सर। आप लिख लो। तो वो टेस्ट के दो क्वेश्चंस थे, एक तो थ्योरेटिकल था और एक प्रैक्टिकल में इन्वेंट्री वाला पॉइंट था, उनमें भी डाउट था। बच्चे कोई बात नहीं, मैं दोनों ही क्लियर करूंगा, ठीक है। टेस्ट की बेटा ओके। आपको सजेस्टेड नेक्स्ट वीक दे दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि इस टाइम पे ना नवंबर 23 के जो बच्चे हैं बेटा, उनके टेस्ट चेक करना थोड़ा सा प्रायोरिटी पे है। तो आप लोगों के टेस्ट में चेक कर दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक बार मेरे को फ्री होने दो ये इनके मॉक टेस्ट वगैरह से। फिर तो आपके टेस्ट ना विद इन अ डे, विद इन 2 डेज चेक करके मिल जाया करेंगे आप। चलो बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, स्टैंडर्ड का नाम क्या है बेटा? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। स्टैंडर्ड का नाम क्या है बेटा? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। चलो तुम लोग मुझे आंसर दोगे आज, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज तुम लोग मुझे पढ़ाओगे, ठीक है। और पार्टिसिपेशन चाहिए बेटा, स्टैंडर्ड को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेरे साथ कर लिया, उस स्टैंडर्ड के अंदर हमने एक चीज देखी थी, ऑब्जेक्टिव। थोड़ा थोड़ा हिंट मैं चलो आपको दे दूंगा। उस स्टैंडर्ड में हमने एक चीज देखी थी, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव था ना कुछ स्टैंडर्ड का। कोई भी बेटा स्टैंडर्ड बनाया जाता है तो उस स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तुम्हें क्या लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इतना पता लग गया सर ये ना इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है स्टैंडर्ड। सर इतना समझ में आ गया ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है। मेरे को बस इस बात का आंसर दे दो, क्या लगता है इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा? ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। और कोई आंसर? टाइम पीरियड के बारे में भी बताता होगा। बच्चे एक मिनट जस्ट देव आपकी बात सुनता हूँ। हाँ जी बेटा क्या बोल रहे? हाँ जी, अकाउंटिंग कैसे करेंगे इसकी, और कुछ भी? रिटर्न, ओके। हाँ जी आप कुछ कहोगे हर्ष? जो इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, उसको वर्ड बोलो ना, क्या करें उसका, क्या पता होगा स्टैंडर्ड? डिस्क्लोज। हाँ जी जसदेव आप क्या कह रहे थे बेटा? टाइम पीरियड बताता होगा इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स का टाइम पीरियड बताता होगा, चलो थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। बेसिकली आप कहना चाह रहे हो ये बताता होगा इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन। यस सर, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैंने पढ़ाया क्या ऑब्जेक्टिव, तुम लोगों ने मिलकर आंसर दे दिया ना, तुम लोगों ने मिलकर आंसर दिया है, बस मैं तुम्हारी टर्मिनोलॉजी को करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा।
बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, बेटा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव। इस स्टैंडर्ड का बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव दिया गया है पैरा नंबर 1 के अंदर। ऑब्जेक्टिव दिया गया है बेटा पैरा नंबर 1 के अंदर। और पैरा नंबर 1 में बेटा बोला क्या गया, सुनो बड़े ध्यान से। पैरा नंबर 1 के अंदर उसने ना बेटा दो चीजें बोली। कह रहे दिस स्टैंडर्ड डील्स विद, दिस स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड डील्स विद, बेटा कह रहे हैं दो चीजों के साथ आपका स्टैंडर्ड डील करेगा। फर्स्ट, सेकंड। पहला कहता है अकाउंटिंग फॉर, पहला कहता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग हम करेंगे कैसे। और दूसरा क्या बोलता है, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये स्टैंडर्ड से डील करेगा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे और उसको डिस्क्लोज कैसे करेंगे। खत्म, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया स्टैंडर्ड। चलो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा हमारे पास आता है स्कोप। अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर भी क्या हमने स्कोप पढ़ा था कुछ, वहां पर पैरा नंबर 1 के अंदर स्कोप दिया हुआ था, यहां पर बेटा पैरा नंबर 2 में स्कोप दिया गया है। क्या लगता है क्या लिख रखा होगा इसके नीचे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर क्या लिखा था स्कोप के नीचे, कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके साथ डील नहीं करता। बेटा सिमिलरली यहां पर भी स्कोप के नीचे क्या दिया गया है, कि ये वाला स्टैंडर्ड किसके साथ डील नहीं करता। अच्छा क्या लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किसके साथ डील नहीं करता होगा? थोड़ा सा गैस वर्क पूछे। आप में से एक बच्चे ने आंसर दिया उस चीज का, आज उसने एक वर्ड यूज करा एक बच्चे ने, हर्ष आपने बोला था वो चीज। आप में से एक बच्चे ने बेटा आंसर दिया क्लास में। कुछ आपने बोला था, रिटर्न की बात करी थी एक बच्चे ने। किसने करी थी रिटर्न की बात? रिटर्न की बात आपने करी थी। बेटा वो जो रिटर्न की आपने बात करी ना, बेसिकली आप इनकम की बात कर रहे हो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना। आयुष ने बेटा मुझे को बोला था कि सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता होगा ये स्टैंडर्ड। बेटा ये वाले स्टैंडर्ड ने साफ साफ बोल दिया, कह रहे हैं जो इनकम होती है इन्वेस्टमेंट से, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंटल जो भी इनकम है, कह रहे हैं वो मेरे से मत पूछो, उसका क्या करेंगे। कह रहे हैं उसके लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है, कह रहे हैं उस स्टैंडर्ड से बात कर लेना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से बात कर लेना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में बाहर कर दिया, अभी लिखवा दूंगा पॉइंट्स, पहले सुन लो। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 मिलेगा उसको, इस स्टैंडर्ड से बाहर कर दिया 13 से। फिर बेटा एक आता है ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। अभी ना तो तुम लोगों को मतलब पता, ना मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के साथ कैसे डील करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बताएगा बेटा मुझे। अच्छा अगला आता है बेटा, बेटा अब कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं विच आर फॉर रिटायरमेंट, कुछ एक इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाली, रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान की हो गई, या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड होंगी, उनको कैसे डील करके चले। ये वाला स्टैंडर्ड कहता है हम उसके साथ डील नहीं करेंगे। कह रहे रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट तुमने डील करनी है, या तुमने लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके साथ डील करना है ना, तो कह रहे या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 देख लो जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाली है उनके लिए, या फिर जैसे इंश्योरेंस एक्ट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कह रहे हैं या तो उसको पढ़ लो, उसने जैसे बोले वैसे डील करना उनकी इन्वेस्टमेंट से, हमें मतलब हमसे मत पूछो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने मना कर दिया, कहते नहीं, कह रहे ये वाली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो टैक्स बेनिफिट वाली इन्वेस्टमेंट की, कह रहे मेरे से मत पूछो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 से पूछ लो। ठीक है,
अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस वाली लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस जो होती है उनकी इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हो? कह रहे ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये भी कौन बताएगा? ईटा वालों से पूछ लो, खुद बताएंगे कैसे करना है, मेरे से मत पूछो। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने बेटा क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अच्छा सर, अब मैं आप अगला पॉइंट बोलता हूँ। नेक्स्ट वो कहता है म्यूचुअल फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स। अब ये वेंचर कैपिटल क्या होता है समझा दूंगा सही टाइम आने, अभी बस नाम ध्यान में रखो। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड तो पता होगा सबको, टीवी पर ऐड देखते होंगे, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना? निवेश से पहले क्या बोलता है वो हिंदी में, शर्तों को ध्यान से पढ़ ले, है ना? कुछ ऐसे में बोलते हैं ना बेटा एडवर्टीजमेंट। बेटा म्यूचुअल फंड्स जो हो गए, या आपके वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, या फिर जो भी रिलेटेड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, ठीक है, एएमसी कहेंगे, बैंक्स हो गए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, जो कि फॉर्म करे गए या तो सेंट्रल एक्ट के अंदर या किसी स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है, इनको जो है, या फिर जो कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म करे गए, इनकॉर्पोरेट करे गए, कह रहे इनके ऊपर भी क्या नहीं लगाओगे, कॉन्टिजेंट टेल, इनको बाहर ही कर दिया। यानी अगर मान लो किसी बैंक के बारे में बोल रहा है, किसी बैंक की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करके चल रहा है, क्या मैं काउंटिंग 13 वहां पे लगाऊंगा? नहीं, पार कर दूंगा उसको, नहीं क्यों, ये वाले स्टैंडर्ड स्कोप में पार कर दिया, वहां पर एएस 13 नहीं लगी। म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, एएस 13 नहीं लगाने बैठूंगा वहां पर। ठीक है, समझ आया? पक्का? अच्छा सर, अब यहाँ पर ना एक पॉइंट आएगा आगे जाके, सुन लो बस मेरी बात, अभी ना 10 मिनट से आप लोग मेरी बात सुन लो, मैं फिर लिखवा दूंगा साथ। बेटा अगला पॉइंट आता है कि सर आप ना इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करी जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग तो बता दो क्या हो? आप में से किसी बच्चे ने मेरे से पूछा ही नहीं सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है ना? तो मतलब तुम लोगों को पता होगा इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, चलो तुम लोग बताओ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? हाँ जी, क्या लगता है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? तुम लोगों को स्टैंडर्ड बोरिंग लगते हैं ना? अब क्या करो बेटा, सिलेबस ही ऐसा है, जब सिलेबस में है ही स्टैंडर्ड, तो एक काम करते हैं ना, इंटरेक्टिव बना लेते हैं सेशन को। तुम लोग मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लिखवा देंगे सारा, लिखवाने में टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा बात होगी ना, मैं क्या करूंगा, इसके नोट तुम्हारे साथ शेयर करो, इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल आराम से लिखना, संडे को बैठ के आराम से लिख लेना। हाँ जी, बताओ जरा। आपने कहा सर जैसे सर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जैसे साहिल सर ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है किसमें, शेयर्स के अंदर। चलो अच्छा, और कुछ, और कुछ क्या लगता है बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब होता क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट हम करते क्यों है? प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए? कि पैसा लगा दो रिटर्न? और फिर हमें वो रिटर्न बेटर आएंगे। वर्ड क्या है? क्या है, प्रॉफिट है रिटर्न। या रिटर्न है? रिटर्न है। मैंने क्या करा है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है गवर्नमेंट के, मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, डिविडेंड आता है। अच्छा, शेयर्स में मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करके रखता हूँ, मेन डिविडेंड के लिए लगता हूँ मैं ऐसा, कि मैं शेयर्स में सिर्फ इस वजह से इन्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को डिविडेंड कमाना। शेयर्स में बेटा इन्वेस्टमेंट क्या सिर्फ डिविडेंड के लिए करेंगे, जरा सोच के बताना। स्पेंडिंग मनी फॉर फ्यूचर रिटर्न, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी बताओ, जरा सोच के बताओ मुझे, क्या मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट सिर्फ डिविडेंड के लिए करूंगा, या कोई और रीजन भी हो सकता है क्या? वैल्यू उसकी बढ़ेगी, शेयर्स के अंदर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो होगा क्या, वैल्यू बढ़ेगी। अब वैल्यू बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, मैं बेच के शेयर्स को वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ, वो गेन कमाना चाह रहा हूँ, यही हुआ। बेसिकली कैपिटल इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल एप्रिसिएशन। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा एक जमीन थी, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल जमीन का दे रहा हूँ, ठीक है, एक जमीन थी, सेब वो थी 2 लाख रुपए की। कब खरीदी थी बेटा मैंने? मैंने खरीदी थी 1989 में से, ठीक है, पैदा नहीं हुआ था बेटा तब मैं, लेकिन मैंने खरीद ली थी बेटा जमीन बस। 1989 में बेटा मैंने एक 2 लाख रुपए की जमीन खरीदी थी बेटा। मैंने क्या करा बेटा, इस जमीन को पिछले साल बेचा 2022 में, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है बेटा,
ना मेरे पास कोई जमीन है बेटा, ना मैंने बेचा है कुछ। ठीक है, 2 लाख में की जमीन खरीदी बेटा, मैंने इसको बेचा 2.5 करोड़ में। ये क्या हुआ? वैल्यू जो है इंक्रीज हुई है। 1989 में जो चीज 2 लाख की जमीन थी, आज उसके मेरे को 2.5 करोड़ में मिल गए। इन्वेस्टमेंट करी थी, एप्रिसिएशन हुआ है। अच्छा, चलो अब मुझे एक एग्जांपल देना, तुम लोग मुझे बताना ये क्या लगता है तुम्हें, इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। वैसे तो तुमने जो शेयर्स वाला एग्जांपल दिया, मैं अभी कह दूंगा बेटा वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट नहीं होते, वो शेयर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होते, मैं अभी उसके ऊपर आऊंगा। ठीक है, अगर वो हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है, अगर वो हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है, तब वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, चलो ये जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, माना रेंटेड है, लेकिन एक बार मानने में क्या जाता है, हमारी बिल्डिंग है, मान लेते हैं ना, एक बार हमारी बिल्डिंग है। अच्छा मुझे बताओ, ये हमारी बिल्डिंग है जिसके अंदर हम आपको पढ़ा रहे हैं, बेटा मुझे बताओ क्या ये भी मेरी एक इन्वेस्टमेंट है क्या? लगता है तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट है? किसको लगता है ये इन्वेस्टमेंट है? क्या ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट है? नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। बेसिकली बेटा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हम डेफिनेशन की बात करेंगे अभी आगे जाके। बेटा अगर आप बिल्डिंग जो है उसको आप यूज कर रहे हो किस पर्पस के लिए, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। अच्छा जिनकी एक्चुअल में ये बिल्डिंग है, क्या उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट है? उनके लिए इन्वेस्टमेंट है, पता है क्यों? क्योंकि वो खुद अपने ऑपरेशंस के लिए तो यूज कर नहीं रहे हैं, उन्होंने तो हमें दे दी, और हम क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, रेंटल इनकम उनको आ रही है, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। समझ आया? अच्छा एक चीज और आएगी आगे वर्ड ना, आगे जाके एक और वर्ड यूज करूंगा। अब उस वर्ड का मतलब मेरे से पूछना मत तुम लोग, क्यों? स्टैंडर्ड में कहीं पे बताया ही नहीं गया, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने खंगोल के देख लिया, मैंने पूरा एक एक पेज एक एक लाइन मार्कर से बेटा हाईलाइट कर करके देख ली बेटा, कि मेरे को कहीं पे मतलब पता लग जाए। पूरे स्टैंडर्ड में कहीं पर भी बोला नहीं गया, बस एक उन्होंने लाइन लिख दी है इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में। ना कभी तुमसे पेपर में कहेगा कि हाँ जी ये बेनिफिट कौन से होते हैं, इसका एग्जांपल दो, ना कभी जरूरत पड़ेगी, बस पता होना चाहिए ऐसा कुछ लिख रखा है। ठीक है, आप सुनो वो क्या कहते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट बेटा ऐसे एसेट्स हैं विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल। ठीक है, और क्या है? फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का बेटा क्या मतलब हुआ, कि हमने उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम उसको बेच दें, हम उसकी वैल्यू बढ़े तो हम उसको क्या कर दें, बेच देंगे। ठीक है, और आगे क्या आता है? फॉर अदर बेनिफिट्स, फॉर अदर सिमिलर बेनिफिट्स टू द एंटरप्राइज, जिसने इन्वेस्ट करा है उसको और सिमिलर बेनिफिट्स हो जाए। कौन से सिमिलर बेनिफिट्स ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता, बस बोल दिया अदर सिमिलर बेनिफिट्स, ये बोल के अकाउंटिंग शांत हो गया। मेरे को नहीं बता रहा कहीं पे ये अदर सिमिलर बेनिफिट्स के अंदर कौन से बेनिफिट्स की बात कर रहा है, नहीं बता रहा, तो हमने भी जान के क्या करना है बेटा, जब नहीं बता रहा हर चीज भी जानना जरूरी थोड़ा ना है, जब यूज ही नहीं होगी हमारे क्वेश्चन में भी यूज नहीं होगी। ठीक है, बस इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब हम समझ गए। अब ना इसने यहाँ पे एक चीज बोल, पता क्या कहता, कहता एसेट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्ट। कह रहे कोई एसेट जो आपके पास पड़ा हुआ है एज स्टॉक इन ट्रेड, कह रहे वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। कह रहे कोई एसेट आपके पास पड़ा है एज स्टॉक इन ट्रेड, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। चलो एग्जांपल लेते हैं, किसका नाम ले बेटा, किसका नाम ले, बोलो। आयुष, चलो आयुष का नाम ले लो। बेटा आयुष जो है ना बेटा, वो क्या है, ट्रेडर है। आयुष जो है वो क्या है, ट्रेडर है, शेयर्स डिबेंचर्स इन सब में ट्रेड करता है। मैंने वर्ड क्या यूज करा है, ट्रेडर। मैंने क्या ऐसा वर्ड यूज करा कि वो इन्वेस्ट करता है और छोड़ देता है, इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देता है, मैंने ऐसा बोला नहीं बोला, मैंने बोला ट्रेडर। मतलब इसके लिए तो मेन काम ही वही है,
मेरा मेन काम क्या है? पढ़ाना। मेरा मेन काम क्या है? प्रैक्टिस। शेयर तो मेरे लिए क्या है? सेकेंडरी है ना, एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। लेकिन आयुष क्या करता है? दिन भर बेटा लैपटॉप के आगे बैठा रहता है। मंडे से फ्राइडे आयुष को कोई फोन नहीं कर सकता 9 से 3:30 के बीच, क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट के आगे सूटेगा ही नहीं। भाई क्या करता है? सिस्टम लेके बैठ जाता है, 4-5 सिस्टम लगा रखे हैं, वहीं पे बैठा रहता है। फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ, इंट्राडे, स्पेक्यूलेशन, कुछ नहीं छोड़ रखा, कोई सेक्टर नहीं छोड़ा हुआ। करेंसी, शेयर्स, डिबेंचर, सब में इन्वेस्टमेंट है। और एज स्टॉक इन ट्रेड उसने रखा हुआ है। स्टॉक इन ट्रेड है बेसिकली, इसके लिए बिजनेस है मेन। ये शेयर खरीदना बेच, ठीक है। बस मुझे इतना बता दो कि ये जो एसेट्स हैं, ये जो एसेट्स पड़े हुए हैं आयुष के पास, क्या लगता है बेटा? क्या इसके ऊपर काउंटिंग स्टैंड 13 लग सकता है? अरे सर, अभी अभी बोला मैंने, एसेट्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं भाई, के लिए तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। वो तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में नहीं फॉल करा। अब जो इन्वेस्टमेंट है नहीं उसके ऊपर काउंटिंग 13 लगा दूं? जो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, क्या उसके ऊपर काउंटिंग स्टैंड 13 लगा दे हम? नहीं लगा सकते ना। चलो कोई और अकाउंटिंग स्टैंड सोचते हैं। सर आपने ना वर्ड यूज करा स्टॉक इन ट्रेड। चलो सर, भूतकाल में जाते हैं बेटा। चलो भूतकाल में लेके जाए बेटा आपको। बेटा प्रीवियस क्लास में, बेटा प्रीवियस स्टैंडर्ड में लेके जाओ। पास्ट में लेके जा रहा हूँ बेटा मैं। अभी चक्री घूमेगी बेटा, देखना भैया। ये कहाँ गया? बेटा देखो, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं, ये तुम लोग मेरे को पढ़ के बता रहे हैं ना, इसका क्या मतलब है? Accounting standard 2 is not applicable in following cases. Point number C, para number 1C of accounting standard 2. Stocks, debentures and other financial instruments held as stock in trade. अरे सर, अरे सर, हम तो सोच रहे थे आपने बोला ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगा देंगे। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने सर 2 ने तो मैं पहले धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 तो पहले आया बेटा, उससे तो मैं पहले धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कहता है मेरे पास तो आई हूँ। कह रहा मैं नहीं बताने वाला कि तू शेयर डिबेंचर है। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा कि तेरे साथ कैसे डील करेंगे। कह रहा मेरे घर में नहीं जगह दे रही। बाहर निकाल दिया बेटा, फेंक दिया हमने शेयर डिबेंचर को, बाहर फेंक दिया बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने। कहता स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखे है ना इन चीजों को। कह रहा बाहर, मेरे घर में जगह नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में आया मैं खुशी खुशी। मैंने कहा चलो इसका तो नाम भी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी मदद करेगा। इस स्टैंडर्ड ने तो डेफिनेशन में बोल दिया। कह रहे हैं तुम्हारे पास एसेट अगर हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। फिर बाहर, फिर धक्का लग गया बेटा। बेटा सड़कों में घूम रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी बेटा सड़कों में घूम रहे थे बेटा शेयर डिबेंचर, है ना। अब ये जो शेयर डिबेंचर जो हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है बेटा, वो सड़कों में घूम रहे हैं बेटा। ठीक है, सड़कों में घूम रहे हैं बेटा ये। बेटा कोई तो मदद करने आता ना, कोई तो मदद करने आया होगा ना बेटा इनकी। तो बेटा आईसीआई मदद करने आया, आपका इंस्टीट्यूट मदद करने आया। आपका इंस्टीट्यूट ने उसको उठाया, गोद में उठाया बेटा उसको। कहता हम मदद करेंगे बेटा तेरी, हम बताएंगे इसका क्या करना है। तो आपके इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम एक गाइडेंस नोट लेकर आए हैं। कह रहे हैं हम गाइडेंस देंगे, हम समझाएंगे तेरे को, हम संभालेंगे, हम पाल पोस के बेटा बड़ा करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि बेटा ये जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है, इनका पता क्या करो? कहते हैं इनको बेशक इसके ऊपर काउंटिंग स्टैंडर्ड 13 नहीं लगता, लेकिन इनको तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर जैसे हम करंट इन्वेस्टमेंट्स को डील करके चलेंगे, कह रहे हैं बिल्कुल वैसे डील। तो अगर कल को कोई तुमसे पूछ लेता है ना कि शेयर्स डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, उसके ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा, तुम लोग अगर डायरेक्ट आंसर देते हो ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, तो बेटा वो गलत आंसर है, वो इनकम्प्लीट आंसर है। तुम्हें कहना क्या चाहिए? तुम्हें ये कहना चाहिए कि बेटा जो स्टॉक है, डिबेंचर्स है, जो कि हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है, कह रहे हैं उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का पैरा नंबर 1 से उसको बाहर कर देता है। कह रहे हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर एसेट हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है, अगर एसेट हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। कह रहे हैं अब आपने ये एसेट जो है स्टॉक इन ट्रेड रखे हुए हैं,
तो इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 भी नहीं लगता। लेकिन लेकिन आईसीआई बोलता है, आईसीआई ने गाइडेंस दी, आईसीआई ने ऐसा बोला कि ये वाले भी जो स्टॉक है, डिबेंचर्स है, जो कि हेल्ड है, स्टॉक इन ट्रेड है, कह रहे इसके ऊपर तुम लोग क्या लगा दो, इसको करंट इन्वेस्टमेंट मान लो, इसको अडॉप्ट कर लेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को 13 को बोला कि भाई इसको तूने जगह देनी है, जैसा तू कहेगा ये वैसे चलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 को समझो उसका गार्डियन बना के चला गया आईसीआई। आईसीआई ने बोला कि बेटा इसकी बात सुनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो बोलेगा उसमें करंट इन्वेस्टमेंट जो करेगा वैसे ही करना है। ठीक है, समझ आया? क्लियर? चलो चलो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी क्लियर हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बेटा अगर मैं बात करके चलूं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता क्या, सुनो दोबारा से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट है किसके अंदर, जमीन में, आपकी इन्वेस्टमेंट है किसी लैंड के अंदर, आपकी इन्वेस्टमेंट है किसी बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, जहां पर आपकी इंटेंशन क्या है, जहां पर आपकी इंटेंशन नहीं है, विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी सब्सटेंशियली यूज फॉर ऑपरेशन ऑफ द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। अगर मान लो मैंने कोई जगह खरीदी, उस जगह को खरीद के रख लिया, मैं उसको सब्सटेंशियली, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इसको अपने बिजनेस के लिए यूज करूंगा, अपने ऑपरेशंस के लिए यूज करूंगा, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है ही नहीं, मैं तो जगह लेके छोड़ दी बेटा। मैंने क्या करा, 10 एकड़ जमीन ली कहीं पे और उसको छोड़ दिया, या मैंने क्या लिया, 4 फ्लैट लिए, 5 फ्लैट लेके मैंने बेटा छोड़ दिए फ्लैट, मैं उनको कोई अपने, या कोई कमर्शियल बिल्डिंग ले ली और कमर्शियल बिल्डिंग को छोड़ दिया मैंने, शोरूम बना हुआ है, मैं उसके अंदर सब्सटेंशियली कोई अपना काम नहीं कर रहा, आई एम नॉट परफॉर्मिंग सब्सटेंशियली माय ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस देयर। मैंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो करी है वो किस पर्पज से करी है, कि मेरे को उसके ऊपर कुछ रेंटल इनकम आए, या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। मुझे पता लगा कि कहाँ एक जगह ना स्टेडियम बनने वाला है, या एयरपोर्ट बनने वाला है। ठीक है, मेरे को पता लग गया, मैंने कहा यार इस एरिया में ना एयरपोर्ट का प्लान चल रहा है या मेट्रो का प्लान चल रहा है। अब मेट्रो का प्लान जब भाई होगा, बेटा होता क्या है, बेटा गवर्नमेंट को अगर डेवलप करनी है, देखो बेटा कुछ तो नुकसान होगा ना, कुछ तो जगह लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। जैसे हाईवेज बनते हैं, बेटा हाईवे भी जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, रोड को चौड़ी करा जाता है ना हाईवे के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है बेटा, जो वहां पर दुकानें होती हैं पहले से, या जो जगह होती हैं, क्या उनको कुछ कंपनसेशन नहीं मिलता होगा? मिलता है। होता पता क्या है, गवर्नमेंट पता क्या करेगी, उनसे कंपल्सरी एक्विजिशन में लैंड ले लेती है, गवर्नमेंट ही खरीद लेगी। गवर्नमेंट कहेगी कि हम ना कंपल्सरी आपसे, ये आपकी जमीन है, कह रहे हैं हम आपको ना 2 करोड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं ये जितना आप। अब इस टाइम में आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल। बेटा आप लोगों को ना पता होगा कि शायद कुछ बच्चों को आइडिया हो, पिंजौर वाली साइड जो है एक रेलवे ट्रैक निकलता है, पिंजौर वाली साइड बेटा यहाँ पर ना एक रेलवे ट्रैक निकलता है। तो वो रेलवे ट्रैक ना एक बनाया जा रहा है, वहां पर ना रेलवे ट्रैक एक बन रहा है जो मालगाड़ी के लिए बन रहा है, पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं, मालगाड़ी के लिए एक रेलवे ट्रैक बन रहा है। अब हो क्या रहा था, कईयों के ना खेत आ रहे थे मुझे, कई जनों के खेत आ रहे थे उस रेलवे ट्रैक के बीच में जहां पर वो ट्रैक बिछना था। तो पता है गवर्नमेंट ने क्या किया, जिन जिन के खेत आ रहे थे ना उनको ढूंढा, उनको कहता है कि जी यहाँ पर हमें क्या करना है, रेलवे ट्रैक बनाना है, तो आप हमें जगह दे दो। उनको 2-2 करोड़ पे जगह के हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से ना रेट फिक्स कर दिया कि इस, अगर आपकी इतनी एकड़ जमीन है तो इतना आपको मिलेगा। तो किसी को 2 करोड़ मिल गया बेटा, किसी को ढाई, किसी को 4 करोड़, 5 करोड़, जितनी जिसके पास जगह थी, अकॉर्डिंगली बेटा उतनी पे पैसे बन गए। और कर क्या रहे थे वो लोग, वहां पर पहले खेती करा करते थे बेटा, मुश्किल से साल के कितने कमा रहे थे, मतलब मुश्किल से मैं कह रहा हूँ साल के मान लो 4-5 लाख रुपए नहीं कमा रहे थे, एकदम से इतना पैसा मिल गया चार। अगर बेटा मुझे ऐसे पता लग जाए कि बेटा कहीं पर देखो जगह है, वहां पर एयरपोर्ट बनने वाला है आने वाले टाइम में, एयरपोर्ट बनेगा, मेरे को पता लग गया, मैं वहां पर एक जमीन लेकर रख दूं, क्या वहां पर तुम्हें लगता है मैं बिजनेस करूंगा? नहीं करूंगा ना। वहां पर क्या मैं बिजनेस करूंगा? बिजनेस नहीं करूंगा। ठीक है, वहां पर मैं बिजनेस नहीं करूंगा, राइट। मैंने वो जगह लेके रखी है सिर्फ किस पर्पज से, मैंने वो जगह लेके रखी सिर्फ इस पर्पज से, कल को इसकी वैल्यू बढ़ेगी मैं बेच दूंगा, कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, कल को गवर्नमेंट को पैसे देगी, बेच दूंगा, या किसी और को पैसे दे दो। या ऐसा होता है, ऐसे कई एरियाज डेवलप हो रहे होते हैं, कई एरियाज डेवलप हो रहे होते हैं ना, तो जो डेवलपिंग एरियाज है वहां पर वैल्यू बढ़ेगी ना। जैसे अगर यहाँ पे नियर बाई एरिया की बात करूँ, पीर मिशल,
पीर मशाला बेटा अब तो काफी डेवलप हो गया, पहले इतना डेवलप नहीं था, तो जिन्होंने स्टार्टिंग में जगह ले ली ना पीर मशाला में, बड़े सस्ते में उनको जगह मिल गई। अब जगह लेने जाए कोई पीर मशाला में, अब तो बेटा बहुत महंगी मिलेगी। किस चीज का फर्क पड़ा? पहले डेवलप नहीं था, अब डेवलप हो गया, डेवलप हो गया तो वैल्यू बढ़ गई बेटा। समझ में आ रहा है? तो बेटा मैंने क्या करा, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए करा है, रेंटल इनकम के लिए करा है, या अदर सिमिलर बेनिफिट्स के लिए करा है? अदर सिमिलर बेनिफिट्स के लिए करा है। मतलब मैंने कोई ऐसा इस पर्पज से नहीं करा उस बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट या उस लैंड के अंदर इन्वेस्ट कि मैं वहां पर अपने बिजनेस के ऑपरेशंस कैरी ऑन करूंगा। समझ आया बेटा सभी को? पक्का? चलो एक काम करें, एक चीज और समझा दूं, फिर उसके बाद फिर लिखेंगे सिर्फ आधा घंटा। ठीक है, एक चीज और समझाता हूं बेटा, फिर हम सिर्फ लिखने वाला काम कर लेंगे। क्योंकि उसका मेरे को है कि जो टॉपिक रिलेटेड है, मतलब टॉपिक तो नहीं, मतलब एक पार्ट खत्म कर लें, फिर उसके बाद अगला पार्ट कॉस्ट का शुरू करो। चलो, अच्छा क्या लगता है बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी तरह की होती है? सर इन्वेस्टमेंट तो समझ में आ गया, अब ये तो बताओ इन्वेस्टमेंट होती कितनी तरह की है? सर दो तरह की इन्वेस्टमेंट हो, तुम लोगों को मुझे आंसर देना चाहिए। शॉर्ट टर्म होता था, करंट नॉन करंट होता था। शेड्यूल 3 में पढ़ा था सर, करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल 3 में पढ़ा था सर, करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना? सर ये दो इन्वेस्टमेंट हमें पता है। बेटा मैं ना आपका स्कोप थोड़ा सा वाइड कर दूं, मैं आपका स्कोप थोड़ा सा वाइड कर दूं। बेटा मैं कह रहा हूं कि मैं इन्वेस्टमेंट को ना चार कैटेगरी के अंदर बांट सकता हूँ। चार तरीके से मैं बता सकता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है कैसे होती है। हाँ मेन क्या है, मेन दो ही है, मेन तो दो ही है, लेकिन चार कैटेगरीज है टोटल, यानी आठ कैटेगरी के अंदर हम आठ तरह से इन्वेस्टमेंट को बोल सकते हैं। लेकिन उस आठ में से मेन दो ही है। पूरा स्टैंडर्ड उन दो के ऊपर बात करता है, पूरा स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं उन दो के ऊपर बात करेगा, बाकी के ऊपर बात नहीं करेगा। लेकिन बताया जरूर क्या है स्टैंडर्ड के अंदर कि इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई कैसे कैसे कर सकते हो। तो बेटा उसने बोला इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल फॉर्म। बेटा फिजिकल फॉर्म, मैंने फिजिकल फॉर्म बोल दिया। अब तुम लोग मुझे बताओ क्या लगता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कैसे क्लासीफाई करा गया होगा? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कैसे क्लासीफाई करा गया होगा जरा बताओ। हाँ जी, क्या लगता है बेटा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कैसे क्लासीफाई करा होगा? सर एक लैंड, जैसे लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक कैश में। बच्चे कहते मेरे को नाम दे सकते हो कुछ? हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको टच कर सकता हूँ, मैंने कोई बिल्डिंग ले ली, देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, ठीक है, टेंजिबल है, दिख रही है सामने। मैंने कहा मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मैंने कहा ये जो बिल्डिंग है मेरी है, देख पा रहे हो ना, टच कर सकते हो। कौन सी इन्वेस्टमेंट है? टेंजिबल। बेटा मेरे पास ना शेयर्स में इन्वेस्टमेंट पड़ी है, मेरे पास ना डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट पड़ी है, मेरे पास फॉर्चून गोल्ड बॉन्ड्स पड़े हैं, टच कर सकते हो, देख सकते हो। बेटा वो देखो रिलायंस का शेयर देखो घूम रहा है, वो देखो बेटा यस बैंक का शेयर घूम रहा है? देखो खेल रहे हैं बेटा दोनों आपस, दिख रहे हैं बेटा? नहीं ना? अच्छा स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड देखो बेटा, ऊपर पक्के पे लटके बैठा हुआ, दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा बच्चे। बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ये कैसे होती है? ये बिना किसी फिजिकल फॉर्म के होती है, ठीक है? जैसे आप कह लीजिए कि डीमेटीरियलाइज फॉर्म में हो सकते हैं, सर्टिफिकेट की फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन आप इनको देख नहीं सकते, ये इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू सर्टिफिकेट। अच्छा अगर मेरे को, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट देखनी है, अगर क्या करनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट देखनी है, एक मिनट देना बस मुझे। चलो दिखाओ तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉस नहीं देखना बेटा मेरा। चलो मैं एक बार ना स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, मैं तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ। बेटा नहीं बेटा, करंट नॉन करंट में नहीं करेंगे बच्चे, करंट नॉन करंट की हम बात नहीं करेंगे। हाँ अब करंट नॉन करंट आपने जो क्लासिफिकेशन करके दिया वो ठीक है, लेकिन इस स्टैंडर्ड में वो बात नहीं करूंगा मैं। चलो जी, मैं तुम लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ बेटा।
बेटा पासवर्ड तुम्हारे सामने डालूंगा मैं? है? क्या लगता है बेटा, इतना बेवकूफ लग रहा है तुम लोगों को तुम्हारे सामने पासवर्ड डाल दूं? मैं प्रोजेक्टर पे पासवर्ड दिखा दूं तुम लोगों को? हम्म? बस पासवर्ड बेटा याद होगा तो, या तो गड़बड़ हो जाएगी, ब्लॉक कहाँ हो जाए, क्योंकि फोन पे तो थंब इम्प्रेशन से चल जाता है काम। चलो चल तो गया। आ जाओ जी, आ जाओ। अच्छा, अब ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी ऑन कर दो। लाइट आई बेटा? ये है बेटा, इसका सोल्यूशन निकालता हूँ मैं। 25 से पहले तो वैसे ही निकलेगा इसका सोल्यूशन, डोंट वरी। हम्म। बच्चे मैं पता कर रहा हूँ बेटा, अब इसका क्या निकाला सोल्यूशन खिड़की का। उधर कुछ टांग नहीं पड़ेगा, तो निकाल रहा हूँ इसका सोल्यूशन में, डोंट वरी। लगाया था बेटा, वो उतर गया। चलो चलो, आ गया, स्क्रीन आई? नहीं? लाइट आई देखो तो। लाइट ही नहीं आई। अब ओ आराम से, आराम से बेटा, ध्यान से बच्चा। गिरेगा नहीं, ये गया ना थोड़ा। वहाँ अंदर के आपके पास। अब बताओ लाइट आ गया। चलो बेटा, स्क्रीन शेयरिंग करें। ये देखो बेटा, बेटा ये रहा मेरा पोर्टफोलियो। थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा बेटा। बेटा ये दिख रहे हैं शेयर्स? देखो, स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स मैंने आप लोगों को कहा था, स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट लोन, यहाँ पर सीरीज नंबर होता है 2.5 बेटा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये किस वैल्यू पे लिया हुआ है वो बता हुआ है, 4889। ये जो तुम लोगों को दिख रहा है बेटा अनलाइज पी एंड एल, ये वो है जो बेटा इसके ऊपर प्रॉफिट है अब तक का। जो इसके ऊपर प्रॉफिट है बेटा, ये वो है जो मैंने रियलाइज नहीं किया हुआ। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स है मेरी। ये मैंने इतने सारे शेयर्स के अंदर बेटा क्या करी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स मैंने करी हुई है। देखो येस बैंक को देखो जरा, येस बैंक के अंदर कितना लास्ट में प्रॉफिट दिख रहा है, 2232 रुपए का। 11.71% बेटा प्रॉफिट है इस टाइम पे येस बैंक में। बेटा इस तरीके से आता है, ठीक है। ये सारी की सारी बेटा मेरी क्या है, इन्वेस्टमेंट्स हैं।
जो रेड में दिख रहे हैं वो लॉसेज हैं, जो ग्रीन में दिख रहे हैं बेटा वो प्रॉफिट्स हैं। समझ आया? देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की है, 3,51,000 की। आज इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 3,07,000। तो आपके सर कितने लॉस पे चल रहे हैं सर, 43,000 के लॉस पे चल रहा हूँ आज की डेट में। ठीक है, अब ये जो है तुम लोग क्या देख पा रहे हो, नहीं ना। ये तो मैंने तुम्हें कैसे दिखाया, डिजिटली दिखाया ना, डीमेट फॉर्म में, इनको टच तो नहीं कर पा रहे ना। तो बेटा ये क्या है तुम्हारा, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स है, इनको मैं कह सकता हूँ इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स है। डन बेटा, चलो आ जाओ बैक टू। अच्छा अगली कैटेगरी क्या लगता है क्या हो सकती है, टेंजिबल इंटेंजिबल। अगली कैटेगरी टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल के बाद क्या, बेसिकली फिजिकल फॉर्म के बेस के ऊपर। बेटा अगली होती है बेस्ड ऑन नेचर, अगली होती है बेस्ड ऑन नेचर। और एक बच्चे ने बड़ा अच्छा आंसर दिया था मुझे, जब मैं इन्वेस्टमेंट की कैटेगरीज पूछ रहा था, तो एक बच्चे ने बेटा मुझे आंसर बड़ा अच्छा दिया। बेटा क्या आंसर दिया एक बच्चे ने मुझे, दीक्षा ने बेटा मुझे आंसर दिया सर ओनरशिप। बेटा जरा सोच के देखो, अगर मैंने किसी के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा है फॉर द प्रॉफिट या नेट एसेट्स की, उसमें कुछ पे मेरा हक है, तो बेटा वो भी तो क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है ना। तो अगली कैटेगरी क्या आती है, बेस्ड ऑन नेचर, जिसके अंदर पहला आता है कि मॉनेटरी अमाउंट रिसीवेबल, तो दूसरा क्या आता है स्टेक, स्टेक इन ओनरशिप या शेयर होल्डिंग। दूसरी कैटेगरी क्या है, स्टेक इन ओनरशिप या फिर शेयर होल्डिंग। तो मॉनेटरी अमाउंट अगर रिसीवेबल है, मतलब मॉनेटरी अमाउंट के अंदर क्या हो गया, जैसे मान लो कि आपने किसी के डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, तो बेटा ऐसे केस में पता क्या चीज है, ये मैंने स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो मेरे को क्या है बेटा, क्या मेरे को इंटरेस्ट रिसीवेबल है उसके ऊपर। यूजुअली जहां पर मॉनेटरी अमाउंट रिसीवेबल होता है ना, वहां पर क्या होता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसको है ना एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज होती है ज्यादातर, जैसे स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर 2.5%। तो मेरे को 2.5% क्या है, मिलता ही मिलता है। मेरे को क्या बेटा 2.5% मिलेगा ही मिलेगा हर 6 महीने बाद। ठीक है, कब तक मिलेगा, 8 साल तो मिलेगा बेटा, 8 साल के बाद रिडम्पशन होगी। जो स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है ना, वो 8 साल बाद रिडीमेबल होंगे, 8 साल बाद मेरे को अपना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट है, अब इंटरेस्ट मुझे मिलेगा ना 2.5%, ये किसके अंदर आ गई, मॉनेटरी अमाउंट रिसीवेबल के अंदर। बेसिकली ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर मुझे कुछ मॉनेटरी अमाउंट रिसीवेबल है बेस्ड ऑन नेचर। सेकंड क्या है, जिसके अंदर मेरा ओनरशिप के अंदर स्टेक है, जहां पर क्या है ओनरशिप के अंदर स्टेक है। जैसे आपने क्या करा, किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए, किसी कंपनी के आपने शेयर्स बाय कर लिए, अब क्या ओनरशिप होगी आपकी, स्टेक हो गया आपको उस कंपनी में। मैंने किसी कंपनी के 60% शेयर ले लिए बेटा, क्या मेरे पास कंट्रोल आ गया, ओनरशिप आ गई। ठीक है, समझ आया? पेपर में पूछेगा नहीं पूछेगा, बट बताना जरूरी है, क्यों स्टैंडर्ड में लिखे है ना। चलो अगली कैटेगरी बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी आती है मार्केटेबिलिटी। क्या समझते हो, अगर मैं बोलता हूँ वर्ड मार्केटेबिलिटी, वर्ड बोलता हूँ बेटा, तो उससे क्या समझ में आता है बताओ जरा। मार्केटेबिलिटी, मार्केटेबल है मार्केटेबल नहीं है ना, सिंपल। मार्केटेबल है मार्केटेबल नहीं है, सिंप्लीफाई करता हूं। एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, दूसरा एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ जी, एक्टिव मार्केट बेटा उसका एग्जांपल ही दे रहा हूं बेटा। मुझे तो मैंने अभी तुम लोगों को क्या दिखाया, अपना पोर्टफोलियो दिखाया। बेटा मेरा डीमेट अकाउंट ओपन है कोटक सिक्योरिटीज के साथ। बेटा मैं अभी के अभी चाहूँ ना, तो मैं अपना शेयर बेच, अभी के अभी चाहूँ तो कोई शेयर खरीद सकता हूँ मैं। अब तुम लोगों को दिखाने के लिए बेटा मैं खरीदे बेचूंगा नहीं अभी। ठीक है, पैसे भी चाहिए बेटा उसके। तो बेटा मैं अभी अगर चाहूँ कोई शेयर खरीद सकता हूँ, अभी चाहूँ तो कोई शेयर बेच सकता हूँ। एक्टिव मार्केट है। येस बैंक का तुमने देखा ना, कुछ 2500 का प्रॉफिट आ रहा था, है ना, येस बैंक प्रॉफिट में चल रहा था 11%। मैं अगर चाहूँ अभी के अभी येस बैंक का शेयर बेच सकता हूँ, अभी के अभी येस बैंक का बेटा मैं शेयर बेच सकता हूँ, बेच दूं। अच्छा तुम कहोगे मैं बेच दूं, है तुम्हारी इतनी बात मानो, मैं तो नहीं बेचता बेटा।
एक्टिव मार्केट है, बायर है, सेलर्स है, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डील हो रही है। अच्छा सर, मेरे पास ना एक और इन्वेस्टमेंट है, पता है तुम लोगों को? मेरी ना अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट। मेरे पास ना चेन्नई सुपर किंग्स के बेटा शेयर्स है। चेन्नई सुपर किंग्स के बेटा मेरे पास 100 शेयर्स पड़े हुए हैं। सबको पता ही है चेन्नई सुपर किंग्स क्या है, इतना सबको पता ही होगा, आईपीएल की टीम है बेटा, है ना? तुम लोग सिर्फ इतना जानते हो आईपीएल की टीम है, बट एक्चुअल में वो एक कंपनी भी है। चेन्नई सुपर किंग्स नाम से एक कंपनी भी है, ठीक है? इस कंपनी के 100 शेयर है मेरे पास। मेरे को अभी अभी रिसेंटली ना नोटिस भी आया था इस कंपनी से, कह रहे एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए, कह रहे हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, तो एनुअल जनरल मीटिंग आप अटेंड कर सकते हो। अब क्या होता है एनुअल जनरल मीटिंग, क्या होता है वो सब चीजें सीखोगे, लॉ में सीखोगे, ठीक है? तो मेरे को नोटिस आया था एनुअल जनरल मीटिंग का, तो बेटा मैं तो गया नहीं, ठीक है? 100 शेयर्स। अब मुझे बताओ, ये शेयर क्या दिखेंगे मेरे को स्टॉक एक्सचेंज के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, एनएससी बीएससी के ऊपर नहीं है बेटा चेन्नई सुपर किंग का कहीं पे नाम, कहीं नाम नहीं है। लेकिन मेरे पास ये शेयर आए कैसे, क्या किया होगा मैंने? जो कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह उनसे बात करी होगी, है ना, लेकिन उनको 100 शेयर मेरे को दे दो, है ना, वो दे दिए होंगे। लगता है ऐसा हुआ होगा? नहीं बेटा। बेटा कुछ एक मार्केट्स होती हैं जो अनलिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में भी डील करती है, ये उतनी रेगुलेटेड नहीं होती, मतलब है ये रेगुलेटेड, बट कह लो कि उतना ज्यादा कंट्रोल या उतनी ज्यादा एक्टिव मार्केट नहीं है। अलग अलग वेबसाइट्स है विच आर रजिस्टर्ड, विच आर ऑथराइज टू डू सो। जैसे एक मैं वेबसाइट का आपको नाम तो, जैसे एक वेबसाइट है 3A डील, एक वेबसाइट है 3A डील। ये 3A डील जो वेबसाइट है ना, इसके अंदर आप अनलिस्टेड शेयर बाय कर सकते हो। चलो ये भी दिखाऊं तुम लोगों को, अब पढ़ ही रहे हैं तो बेटा तुम लोगों को बोरिंग लगता है ना काउंटिंग स्टैंडर्ड, उसका तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा जब थ्योरी लिखवाऊंगा। चलो जब समझा रहा हूं तब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। चलो शेयर करता हूँ बेटा तुम्हारे साथ स्क्रीन, इधर देखो बेटा, 3ADeal.com मैंने वेबसाइट ओपन कर दी, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रही है बेटा? मैंने यस यहां जाके सर। लिखा बेटा चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड। ये देखो बेटा चेन्नई सुपर क्रिकेट लिमिटेड की बेटा यहाँ पे डिटेल आ गई सारी की सारी, इसके फाइनेंशियल्स आ गए, इसके एनुअल रिपोर्ट आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसको बाय करना है। अरे ये देखो सर, यहां पर ना कुछ आइडिया आ रही है, 2000 शेयर बेटा कोई बेच रहा है, कह रहे कम से कम 200 शेयर लेने पड़ेंगे। मतलब अगर बाई करने हैं 200 का लॉट जरूरी है, मतलब अगर मैं अभी चेन्नई सुपर किंग का शेयर बाय करना चाहता हूं, तो मेरे को 200 की क्वांटिटी कम से कम खरीदनी पड़ेगी। किस रेट के ऊपर? मेरे को खरीदनी पड़ेगी 185 के हिसाब से। तो 200 इंटू 185 यानी 37,000 रुपए के शेयर खरीदने पड़ेंगे। बेटा 2000 के है ना वो तो रेट, टोटल क्वांटिटी 2000 है जो बेच रहा है वो बंदा। अब यहां पर क्या बेटा बायर सेलर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना? यहां पर कोई रेट चेंज होता दिख रहा है तुम्हें? नहीं ना? चलो अभी देखो जरा, यस बैंक शेयर, ये देखो बेटा, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर यस बैंक का शेयर दिख रहा है, 17.75 पे चल रहा है अभी। जरा यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करता हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है? जरा यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, सितंबर 22 9:30 बजे 17.85, सर 17 रुपये 90 पैसे, सर 17 रुपये 85 पैसा, सर फिर 85 भी चला, अरे सर ये बीच में तो 65 पे भी आ गया। आज चल रही है ये सारी हरकत, सारी की सारी ये हरकत कब चल रही है? आज चल रही है। चलो थोड़ा सा रिफ्रेश कर दो एक बार इसको दोबारा से। चलो कोई और शेयर लेके चलें? चलो टाटा स्टील पे आ गए। अरे सर अभी तो 125.80 था, 85 हो गया सर, बीच में 126 भी आया था ना?
क्या हुआ ये एकदम चेंज चेंज कैसे हो गया? क्या हर सेकंड चेंज हो रहा है? क्या हर 15 सेकंड में, हर 10-15 सेकंड के अंदर आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ प्राइस अलग आ जाता है? फ्लक्चुएशन देख लो बेटा, ये शुरुआत इसने आज कर दी 127 रुपये 75 पैसे से। आज ये शेयर ने 127 रुपये 75 पैसे से शुरुआत करी थी, ले लो 125.95 पे आ गया, अभी तो 85 पे था। हो क्या रहा है ये? चेंज होता जा रहा है। पता है क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इस टाइम बेटा इसके अंदर ना इसके बायर्स हैं, इसको बेचने के लिए, इसको खरीदने के लिए बेटा बहुत सारे बंदे बैठे हैं। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। इस टाइम बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसके अंदर बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो एक एक्टिव मार्केट है जो एग्जिस्ट करती है, इस वजह से बेटा ये फ्लक्चुएशन आपको नजर आ रही है। लेकिन क्या चेन्नई सुपर किंग्स में कैसी कोई फ्लक्चुएशन नजर आ रही है? मैंने यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स लिखा, क्या चेन्नई सुपर किंग्स में कोई ऐसी फ्लक्चुएशन आ रही है? नहीं। अच्छा सर, मैंने बाई करे हुए हैं शेयर चेन्नई सुपर किंग्स से। मैं बताता हूँ बेटा, मैंने बाई करे हुए हैं 170 रुपए के हिसाब से। मेरे पास 100 शेयर है 170 रुपए के हिसाब से। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि चलो 200 रुपए में मुझे बेचना है, क्या मैं बेच सकता हूँ? आंसर है यस। मैं क्या करूंगा, मैंने इन्हीं से खरीदे थे 3 डील से, तो मैं इनको कांटेक्ट करूंगा। मैं यहां जाके बोलूंगा, या फिर ऐसे लिखूंगा सेल की 10। मैं यहां जाके सेल की 10 में पूरी डिटेल डाल दूंगा, अपनी पूरी अपनी डिटेल डालूंगा। अनलिस्टेड शेयर पहले अपनी डिटेल डालूंगा, फिर जो मेरे पास अनलिस्टेड शेयर है उसकी डिटेल डालूंगा। ठीक है, अपनी आईडी डालूंगा। अगर मेरे को खरीदने हैं ना ये, मैं यहाँ पे बाय नाउ पे कर दूं बेटा, मैं यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट करके पेमेंट कर दूंगा, ये शेयर अपने डीमेट आईडी डालूंगा। डीमेट आईडी होती है, अपनी डीमेट आईडी डालूंगा बेटा, मेरे पास ये शेयर आ जाएंगे। क्या कोई एक्टिव मार्केट है इसकी? आंसर है नो, इसकी कोई एक्टिव मार्केट ही नहीं है। कोई एक्टिव मार्केट नहीं। कोई दिख रहा है बायर सेलर लड़ रहे हैं आपस में, कोई बायर सेलर यहाँ पे नहीं। येस बैंक के शेयर में क्यों इतनी हलचल हो रही है, या टाटा स्टील के शेयर में क्यों हलचल हो रही थी वो? क्योंकि वहां बायर सेलर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। बायर कह रहा है कि मैं तो भाई बेच खरीदूंगा 17 रुपए 60 पैसे में। सेलर बोल रहा है मैं खरीदूंगा किसके अंदर, कह रहा है मैं तो, सेलर कह रहा है मैं तो बेचूंगा 17 रुपए 90 पैसे में। तो जो डिमांड और सप्लाई का इंपैक्ट आते हुए बेटा, शेयर क्या चल रहा है? शेयर का प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कुछ ना कुछ चली जा रहा है। ठीक है, अब ये जो है देखो, लास्ट प्राइस आपको 10-25 का दिखा रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो प्राइस चेंज हो जाएगा, अगर अभी प्राइस अलग चल रहा है। ये देखो बेटा 17 रुपए 75 पे आ गया। मैं कह रहा हूँ प्राइस जो है वो चेंज होता रहेगा। किसी अभी टाटा स्टील तुम लोग देख कर आए थे, देखो टाटा स्टील 126 पे आ गया, अब टाटा स्टील 126 पे है। समझ आ गया? सॉरी बच्चे। समझ आ गया बेटा? लिस्टेड अनलिस्टेड। तो मार्केटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, मैं कहता हूं कि एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो कि लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड कंपनी के शेयर है, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं कहता हूं एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं कह सकता हूँ अनलिस्टेड कंपनी के शेयर, जैसे सीएसके का शेयर हो गया। अब बेटा जितनी मैंने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताई ना, वो तो ऐसे ही है, पेपर में ज्यादा पूछेगा भी नहीं। पता है पेपर में क्या है? एक होती है बेटा करंट इन्वेस्टमेंट्स, और एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक होती है करंट इन्वेस्टमेंट और एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। बेटा करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बेटा करंट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती है जिसके अंदर, जो कि रेडिली रिलाइजेबल, मैं आज बेचने जाऊं अभी के अभी पैसा मिल जाएगा। यस बैंक का शेयर अभी बेचने जाऊंगा कि अभी के अभी पैसा मिल जाएगा? अभी के अभी है ना, अभी बेचता हूँ अभी के अभी पैसा मिल जाएगा, विद इन 2-3 डेज मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। रेडिली रिलाइजेबल है जो। एंड दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कह रहे ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बाय इट्स नेचर रेडिली रिलाइजेबल है, एंड जहां पर जो इंटेंशन है वो क्या है कि हम उसको होल्ड नहीं करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। मैं 1 साल से ज्यादा होल्ड ही नहीं करूंगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। मैंने आज एक कंपनी का शेयर खरीदा है,
मैंने आज एक कंपनी का शेयर खरीदा, मैंने कहा यार मैं इसको ना 6 महीने के अंदर बेच दूंगा, मैं इसको विद इन 1 ईयर बेच दूंगा। मेरी जो इंटेंशन है, मेरी जो इंटेंशन है वो इस शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड करने की है ही नहीं। मेरी जो इंटेंशन है इस शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड करने की है ही नहीं। जब मेरी इंटेंशन ही बेटा इस शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड करने की नहीं है, तो बेटा मुझे तो इसको क्या बोलेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। मैं इसको 1 साल से ज्यादा होल्ड ही नहीं करूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट को दो तरीके की चीज में बोली गई है। पहला, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि रेडिली रिलाइजेबल है। सेकेंड, जहां पर इंटेंशन क्या है कि उसको हम होल्ड नहीं करने वाले 1 साल से ज्यादा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा अगली इन्वेस्टमेंट आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टैंडर्ड के अंदर जो वर्ड यूज करा गया है वो लॉन्ग टर्म यूज करा गया, नॉन करंट नहीं करा गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, कह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, खत्म। बेटा जितना मैंने अब तक समझा दिया, मैं कह सकता हूं दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ दिस स्टैंडर्ड। सेकेंड फेज क्या है इस स्टैंडर्ड का? सेकेंड फेज इस स्टैंडर्ड का आता है कि इन्वेस्टमेंट को आप किस कॉस्ट के ऊपर मेजर करोगे। इन्वेस्टमेंट को हम रिकॉग्नाइजेशन कैसे करके चलेंगे, इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, और बैलेंस शीट डेट के ऊपर यानी सबसीक्वेंट मेजरमेंट कैसे करेंगे। अगला पार्ट बेटा ये आता है स्टैंडर्ड के अंदर। उसके बाद बेटा आखिरी पार्ट स्टैंडर्ड के अंदर जो आता है वो आता है ट्रीटमेंट। किस चीज का? जो भी गेन या लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, या जो इनकम है, थोड़ा सा बताया गया है प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन इनकम के बारे में। क्या होती है प्री एक्विजिशन इनकम, क्या होती है पोस्ट एक्विजिशन इनकम, सीखेंगे। और लास्ट आता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। लास्ट में स्टैंडर्ड में क्या दी गई है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की डिस्क्लोजर कैसे कैसे दें। ठीक है बेटा, तो ये सब है बेटा जो हमने स्टैंडर्ड के अंदर बेटा पढ़ के चल रहे हैं। तो आज मैंने आपको जितना समझाया है अभी तक, आज हम पहले वो लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जितना टाइम बचा है आज की क्लास का, हम सिर्फ उसको लिख ही सकते हैं, मैं नया टॉपिक समझा नहीं सकता। ठीक है, हम देख लेंगे, अगर कल मुझे लगा कि मेरे को आप लोगों का पीडीएफ शेयर करनी है, मैं आप लोगों के साथ एक पीडीएफ कल शेयर कर दूंगा, आज नहीं करूंगा, वो तुम नोटिंग करके आ जाना। परसों फिर हम उसको समझा देंगे आप, ठीक है, मतलब मंडे को समझा देंगे। हमें लगभग 3 लेक्चर लगेंगे स्टैंडर्ड का कंटेंट लिखने के लिए, और एक ही लेक्चर चाहिए स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करने के लिए। विद इन 1 लेक्चर स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ट्यूसडे को आपका स्टैंडर्ड खत्म है, कमिंग ट्यूसडे बेटा आप लोग का स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। हाँ जी बेटा, हाँ जी, ग्रुप 2 का आप पूछ रहे हैं। बेटा ग्रुप 2 की टीम अनाउंस कर दी गई है। ग्रुप 2 के लिए बेटा हम जो आपके लिए फैकल्टीज लेकर आए हैं, कॉस्टिंग के लिए हम लेकर आए हैं सीए मनीष जैन सर को। कॉस्टिंग के लिए बेटा हम लेकर आए हैं सीए मनीष जैन सर को, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी। ठीक है, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है। मतलब आप ये लगा लो कि उस टाइम में मेरे को ये भी नहीं पता था कि सीए होती क्या है। ठीक है, गलियों में क्रिकेट खेल रहा होता था बेटा मैं जब ये पढ़ाना शुरू करा था। जब टीचिंग एक्सपीरियंस इनका बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस है। सेम इज द केस विद जॉली सर, जो आपके एफएम के फैकल्टी हैं। सर आई थिंक पढ़ा रहे हैं 1998 से, 1998 से सर ने पढ़ाना शुरू करा था। तो हम जॉली सर को वापस लेकर आए हैं। जॉली सर आपका एफएमएसएम पढ़ाएंगे और सीए मनीजन सर आपका कॉस्टिंग पढ़ाएंगे। जॉली सर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपकी ऑडिट की जो फैकल्टी लेकर आए हैं, जो कई बच्चों ने गेस्ट भी कर ली थी, शौर्यम सर। शौर्यम सर जो है आपको ऑडिट पढ़ाएंगे। ठीक है, अब सर इनके डेमोस कब रहेंगे, इनके जो है वो डेमो कब रहेंगे? बेटा डेमो हम इनके जल्दी अनाउंस करेंगे। ठीक है, ड्यू टू टैक्स ऑडिट हमें थोड़ा सा डेमो को पोस्टपोन करना पड़ा है, अदरवाइज आपके डेमो जो है इस वीक होने वाले थे। बट वी विल सी, अगर इस वीक ही हम नेक्स्ट वीक के अंदर ही अगर हम डेमो कंडक्ट करा सकते हो तो हम उसको करा देंगे। अदरवाइज आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक के अंदर या अक्टूबर 10 से पहले पहले बेटा डेमो हो जाएंगे। और आपकी फिर कॉस्टिंग और एफएम, ये दोनों क्लासेस तो रेगुलर बेस के ऊपर अभी स्टार्ट कर देंगे। अभी हम ये नहीं चाह रहे कि आपके ऊपर 6 सब्जेक्ट का बर्डन आए, क्योंकि वो मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा 6 सब्जेक्ट। एक थोड़ा सा ग्रुप 1 का सिलेबस भी हमारा कवर हो जाए, कि कुछ एक में रिलैक्सेशन हो जाए, चलो ग्रुप 1 का ये सब्जेक्ट खत्म होने वाला, ठीक है, या ये सब्जेक्ट हमारा कुछ हो गया ग्रुप 1 का। तो उसके बाद आपकी ऑडिट की लेक्चर्स भी जो है वो रेगुलर बेस के ऊपर शुरू कर देंगे। या फिर जो भी हमें लगेगा आप लोगों के लिए बेस्ट शेड्यूल है,
कि आप लोग सब्जेक्ट्स मैनेज कर पाओ और सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकाल पाओ। हम आपके सामने वैसा शेड्यूल लेकर आएंगे ग्रुप 2। ठीक है बेटा, तो जो भी फाइनल होगा शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। हाँ, आप लोगों के डेमोस बेटा बहुत जल्दी होने वाले। और बेटा जिन बच्चों ने हमारे पास ग्रुप 1 की क्लासेस ली होंगी उनको हमने डिस्काउंट पहले भी ऑफर करे हैं, ग्रुप 1 में भी कॉम्बो ऑफर्स, डिस्काउंट्स बेटा ग्रुप 2 में भी रहे। अगर कोई बच्चा हमारे पास दोनों ग्रुप्स ही पढ़ रहा है तो कुछ एडिशनल डिस्काउंट अगर हम दे सके डेफिनेटली हम उस एडिशनल डिस्काउंट की तरफ भी कंसीडर करके चलें। ठीक है, पर अगर आपने यहाँ पर भी वही चीज है, अगर आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होंगे कोई इश्यू नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, अभी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेना ग्रुप 2। कोई बच्चा ऐसा कहता है कि हमने मई के अंदर देना ही ग्रुप 1 से, ग्रुप 2 देना नवंबर में जाके, तो बेटा उन बच्चों को भी ये सजेशन रहेगा कि मई का वेट मत करना या नवंबर का वेट मत करना कि मई में हम दोबारा से क्लासेस लेंगे ग्रुप 2 की तब शुरू करेंगे, नहीं। आप लोग अभी क्या करना, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट जो है उसकी कोचिंग अभी ले लेना, ताकि आपके पास मई के बाद प्रेशर ज्यादा ना हो कि मेरे को 3 सब्जेक्ट का सिलेबस भी खत्म करना है, रिवाइज भी करना है। क्योंकि बेटा अगर तो ग्रुप 1 का रिजल्ट तुम लोगों ने अच्छा करा, फेवरेबल आया, तब तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बेटा ग्रुप 2 के अंदर क्या होगा, नवंबर के अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर ज्यादा क्रिएट। और मेरी एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि अभी कोई कॉल मत लेना कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2 एक ग्रुप के लिए जाना है, अभी कोई बच्चा ऐसी कॉल मत लेना। अभी दो सारे के सारे बच्चे एम करो कि हमने दोनों ग्रुप्स के लिए जाना, कॉन्फिडेंस रखो अपने में, दोनों ग्रुप्स की ट्राई करो। हाँ, तुम लोगों को अगर लगेगा जनवरी फेब के पास जाके, क्योंकि बेटा मई में जाके पेपर होने हैं, जनवरी फेब के पास जाके तुम्हें लगता है कि नहीं यार हमें हमसे वो ग्रुप नहीं होंगे, हम सारा रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उस केस में तुमने एक ग्रुप ड्रॉप करना होगा, बेशक कर दें, लेकिन तब तक कोशिश करो कि आप दोनों ग्रुप ही कवर करके चलिए। सिलेबस हो रखा होगा, पेपर देने नहीं देने वो तुम्हारी कॉल है, ग्रुप 2 नवंबर में देना होगा नवंबर में देना है, ठीक है, लेकिन हम फोर्स नहीं करेंगे किसी बच्चे को कि हाँ जी नहीं जी क्लासेस अभी ही या क्लासेस हमारे से ही। तुम लोगों को लगता है कि ग्रुप 2 जो है, ठीक है, दो ही सब्जेक्ट का पढ़ना है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट का पढ़ लो, एक का पढ़ना है एक का पढ़ लो, तीन का पढ़ना है तीन का पढ़ लो, जो भी डिस्काउंट्स हो सकते होंगे मैक्सिमम वी विल ऑफर दैट। और पहले डेमो अटेंड करना, जिस तरह ग्रुप 1 के डेमो अटेंड करे आप लोगों ने, फिर उसका क्लास ज्वाइन करी, सेम चीज यहाँ पर कर, पहले डेमो अटेंड करना, उसके बाद आप लोग क्लास सोचना ज्वाइन करने की कर। इतना बता देता हूँ आपको, ग्रुप 2 की जो क्लासेज रहेंगी आप लोगों की, बेटा वो ना सेकंड हाफ में रहा करेंगी। हम आपकी 2 बजे तक खत्म कर दिया करेंगे फर्स्ट ग्रुप, 2 से लेके बेटा 3:15 तक या 3:30 तक हम आपको एक ब्रेक देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि दो ग्रुप के बीच में इतना टाइम हो क्लासेस के बीच में कि आप लोग लंच कर पाओ आराम से, एक अपने को मेंटल ब्रेक दे पाओ, क्योंकि लगातार 4 क्लासेस 5 क्लासेस बेटा तुम लोग पागल हो जाओगे, ये 3 क्लासेस तुम लोग के लिए मुश्किल हो जाओगे, है ना। इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए वैसे भी कॉन्टिन्यूस पढ़ना नहीं चाहिए। तो हम आपको 1.5 आवर का एक ब्रेक देंगे जिसके अंदर आप लोगों ने लंच करना है लंच कर लो, ठीक है, रेस्ट करना है रेस्ट कर लो। 3:30 ऑनवर्ड्स हम आपका क्या कर देंगे, ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट। तो 3:30 to 6:30 के बीच आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म हो जाएगी, मतलब 6:30 के बियॉन्ड नहीं जाए। और मैं बच्चों को एक चीज जरूर बोलूंगा, बेटा 3 मंथ्स 4 मंथ्स थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, ठीक है, फेब 10 तक का टाइम थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि तब तक सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, फेब 10-15 तक मैक्सिमम। आप लोगों को लगेगा यार कि हम सिर्फ पढ़ी जा रहे हैं क्लासेस लगाई जा रहे हैं, 3-4 महीने आपके लिए बेटा मुश्किल हो सकते हैं थोड़े से, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, इतना मैनेज कैसे करेंगे, टाइम ही नहीं कर रहा सेल्फ स्टडी के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तुम्हारे पास जितना टाइम है वो सिर्फ है ही रिवीजन और सेल्फ स्टडी के लिए, जितना टाइम होगा वो होगा रिवीजन और सेल्फ स्टडी के लिए। थोड़ा सा स्ट्रगल कर लोगे, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ ना अपने आप को अडेप्ट करोगे, हैबिट बना लोगे, मैं आपको बेटा श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर ढंग से पढ़ लोगे तो पहली बार में दोनों ग्रुप निकाल लोगे। ग्रुप क्या निकालने हो सकता है कोई बच्चा रैंक होल्डर लेकर आओ, रैंक होल्डर निकालो। और ये मेरा पर्सनल लेवल पे वादा है कि अगर कोई बच्चा भी रैंक होल्डर लेकर आया तो उसको एक अच्छा कैश रिवॉर्ड हम देंगे, एक बहुत अच्छा कैश रिवॉर्ड देंगे अगर कोई भी बच्चा जो है बेटा रैंक होल्डर निकला। तुम लोग ऑल इंडिया हाईएस्ट लेकर आओ, मेरे सब्जेक्ट में लाओगे मैं तब भी रिवॉर्ड दूंगा, अगर मेरे सब्जेक्ट में नहीं भी लाओगे किसी और सब्जेक्ट में भी ऑल इंडिया हाईएस्ट लेकर आते हो तो सीए एज की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पक्का रिवॉर्ड देंगे हम, ठीक है। और तुम लोगों के लिए बेटा हमने और भी चीजें प्लान करी हुई है, बस धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे ना सारी चीजें।
बेटा मैं भी समझता हूँ कि कॉन्टिन्यूस पढ़ने से ना बच्चे को भी वो हो जाता है, माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मंथ में एक बार, ठीक है, कोई गेट टुगेदर कर लिया करें। अब वो गेट टुगेदर जैसी मर्जी हो सकती है, ज्यादा कुछ नहीं, क्या किया, चलो एक साथ बैठ के बस उस दिन पढ़े नहीं वैसी बातें कर ली, कहीं लंच के लिए चले गए, कुछ वैसी स्नैक्स वगैरह कुछ मंगवा के चाहे यही बैठ के खा लिए अपने, चाहे कभी कोई मूवी के लिए चले गए, सारे फैकल्टी और सारे स्टूडेंट्स, सब फैकल्टी सब मूवी के लिए चले गए, बॉलिंग के लिए चले गए, स्मैश चले गए, ठीक है, कुछ ऐसा कर लिया। स्ट्रेंथ अगर बहुत हो जाएगी इतनी, क्योंकि हमें लगा कोई टूर्नामेंट करा सकते हैं, तो क्रिकेट मैच करा देंगे, ठीक है, क्रिकेट मैच करा देंगे। वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर कि टीम बन भी रही है या नहीं बन रही। तो कुछ ना कुछ बेटा तुम लोगों के एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए भी करते रहेंगे, कि तुम लोगों को यही ना लगे कि यार सिर्फ पढ़ ही रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ पढ़ने पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों को ऐसा भी ना लगे। अब तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, तो November 14 भी आएगा बेटा, चिल्ड्रन डे भी सेलिब्रेट करें, तुम लोगों को दोबारा तुम्हारे बचपन में ले जाएंगे, सारे फैकल्टी बच्चे बन के आएंगे, ठीक है ना। तो बेटा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे भी पता है कि कॉन्टिन्यूस नहीं पढ़ा जाता। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए या कई टॉपिक्स ऐसे हैं, मेरे ना फास्ट ट्रैक लेक्चर चल रहा है कंसोलिडेशन का, फास्ट ट्रैक बैच में कंसोलिडेशन चल रहा है। वहां बच्चे पता है क्या कहते हैं, मेरी फास्ट ट्रैक लेक्चर होता है 4 आवर्स, 4 से 4.5 घंटे का मेरा लेक्चर होता है फास्ट ट्रैक। बच्चा ना 3 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद बेटा मेरे को बोल देता है, कह रहे सर बस करो आज, कह रहे सर ये चैप्टर ना हमारे लिए बहुत हो गया, कंसोलिडेशन आज इतना ही बहुत है, बाकी चैप्टर्स में नहीं कहते। कंसोलिडेशन में बच्चे के हाथ खड़े हो जाते हैं, कंसोलिडेशन में बच्चा मेरे को कुछ बोल देता है, कहता है सर आज के लिए ना इतना बहुत है, हमारा कोटा पूरा हो गया, अब हमें छोड़ दो आप। मैं बच्चों की सुन लेता हूँ बेटा, उनको छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब तक तुम लोगों को समझ में आ रहा है बेटा तब तक ठीक है। जहां जिस पॉइंट का तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, मैं समझाई जाऊँ बेटा, फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। चलो अब लिखना शुरू करो बेटा, समझा चुका हूँ सारा जो आज लिखना है, बस अब लिखने में टाइम लगाना है, ठीक है। तो जब तक आपके चिराग सर नहीं आते, 10 मिनट का तुम्हें बीच में ब्रेक दे देंगे, जब तक चिराग सर नहीं आते बेटा तब तक हम लिख रहे हैं। चलो जी, और जितना भी लिखेंगे मैं नोट शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ। और बेटा अगर मुझे संडे को टाइम मिल गया ना, या कल थोड़ा सा टाइम मिल गया फास्ट ट्रैक के बीच में, मैं क्या करूंगा, इसके नोट्स पहले से ही बना के रख दूंगा सारे के सारे, और आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर करो, आप लोग उसको कॉपी कर लेना, हम आपको क्लास में सिर्फ समझा देंगे। लिखो बेटा, स्कोप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 डज नॉट डील विद फॉलोइंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 डज नॉट डील विद फॉलोइंग, कह रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन चीजों से डील ही नहीं करता। उसमें सबसे पहले वो बोलता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, सबसे पहले वो बोलता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, कह रहे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से डील नहीं करता, दैट इज इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंटल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स। बेटा कारण जरूर पता होना चाहिए ये क्यों नहीं डील करता, क्योंकि बेटा ये कहता है कि भाई इसके साथ बात करनी है ना, कह रहे इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड दे तो रखा है, कह रहे इसके लिए हमने तुम्हें एक स्टैंडर्ड दिया तो है, कह रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में जाके बात करो ना इससे, कह रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में जाके बात करो। अगला क्या बोला बेटा, बी पॉइंट, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग लीज, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज, ये ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज क्या होता है, अरे सर पढ़ लेंगे ना सर, कहाँ जा रहा हूं मैं, यार तुम लोग कहाँ जा रहे हो, यार मैं कहाँ जाने दे रहा हूँ तुम लोग, अकाउंटिंग सन 19 में पढ़ लेंगे, क्या जल्दी है। सी पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, जो लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस होती हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स, या रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स की इन्वेस्टमेंट्स,
कैसे डील करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 और इडा। डी, म्यूचुअल फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स। ज्यादा नहीं सोचना, बता दूंगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स एंड और related asset management companies, asset management companies, comma, banks and public financial institutions, bank and public financial institutions, formed under central or state government acts, formed under central or state government acts, or so declared, or so declared under कंपनीज एक्ट 1956। सर आपको लॉ नहीं आता, सर है ना आपको लॉ नहीं आता, यही सोच रहे हो ना, सर को लॉ नहीं आता, सर को यही नहीं पता कि कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है। बेटा मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जब तुम बेयर टैक्स देखोगे ना बेटा, बेयर टैक्स के अंदर आज भी कंपनीज एक्ट 1956 लगा है, लिखा हुआ। यस, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली अगर आज की डेट में अगर मैं देखूंगा तो मैं देखूंगा 2013, तो मैंने ब्रैकेट में जाके लिख दिया 2013। ये मैं अपनी तरफ से लिखवाया 2013, बेयर टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसको रेड कलर में कर दूं। ये 2013 बेटा मैंने अपनी तरफ से लिखवाया, ठीक है बेटा। तो बेटा स्कोप के बाहर कर दिया गया इन चीजों को। कहता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से बात करेगी, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 से बात करेगा। इन्वेस्टमेंट जो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान वाली और लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस की, कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 बताएगा या ईटा बताएगा, कह रहे हमें नहीं पता। ठीक है, म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल और अदर रिलेटेड जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है, बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, जो कि फॉर्म करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एक्ट के अंदर या किसी स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर, या जो कंपनी एक्ट के अंदर डिक्लेयर करी गई है, कह रहे उनको भी क्या करोगे, बाहर कर दिया। कह रहे बाहर, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो आगे। अगली बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मन में सवाल उठना चाहिए कि सर ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है। आप बार बार इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करते रहते हो, ये इन्वेस्टमेंट है क्या, सही देखो बेटा। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स, investment are assets held by an enterprise, held by an enterprise A for earning income, for earning income by way of dividend, comma interest and rental। कहना पैसा कमाने के लिए बेटा जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, रेंटल मिलेगा। ठीक है, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। सेकंड क्या है, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मैंने आपको बताया, जैसे बेटा मैंने क्या करे हुए हैं, येस बैंक के शेयर्स ले रखे हैं। येस बैंक के शेयर्स की बेटा मेरी एवरेज है 15 पॉइंट समथिंग राइट नाउ। मैंने सोचा हुआ है जिस दिन येस बैंक 20 को टच कर जाएगा मैं येस बैंक के शेयर बेच दूँ। जिस दिन 20 रुपए पहुंच गया येस बैंक का शेयर, मैं सारे शेयर जितने मेरे पास पड़े बेटा सारे बेच डालूंगा। ठीक है, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट, फॉर अदर बेनिफिट्स,
फॉर अदर सिमिलर बेनिफिट्स, फॉर अदर सिमिलर बेनिफिट्स, ऐसे ही बेटा फायदों के लिए, सिमिलर बेनिफिट्स के लिए, टू इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइजेस, टू इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइजेस। खत्म। अच्छा, यहां पर ये रुका नहीं, यहां पर जाकर बेटा एक चीज बोली, शेयर डिबेंचर तो खुश हो गए थे, कह रहे हैं कि इसने तो हमें एक्सेप्ट कर, नहीं, इसने पता क्या बोल दिया, कह रहे हैं एसेट्स, एसेट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, एसेट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स, एसेट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी ऐसे एसेट जो कि हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है बेटा, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। चलो, हमने एग्जांपल लिया था आयुष का, चलो फिर आयुष का एग्जांपल ले लेते हैं, बस वैसे ही लिख लो एग्जांपल करके ना, मतलब कुछ वो नहीं है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, एग्जांपल। क्या लिख लें, इलस्ट्रेशन नंबर, लास्ट नंबर क्या लिखा हुआ है वैसे तुमने, लिख ही लो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर SN11 लिख लो, 10 है, इलस्ट्रेशन SN11, आयुष लिमिटेड is involved in trading of shares, comma debentures and other securities. Full stop. As at balance sheet date. As at balance sheet date, comma. It has some shares. It has some shares, comma debentures and other securities. It has some shares, debentures and other securities. Which accounting standard should it comply? कह रहे हैं कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा के चले, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड इट कंप्लाई, क्या लगता है बताओ, क्या लगता है बेटा, लिखो, शेयर्स, डिबेंचर्स and other securities and other securities, shares, debentures and other securities held by Ayush Limited, held by Ayush Limited on the balance sheet date, on the balance sheet date are stock in trade, are stock in trade as business of Ayush Limited, as business of Ayush Limited is trading in securities, is trading of securities। बेटा उसका बिजनेस ही ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, बेटा कौन सा वर्ड नहीं समझ आ रहा है मेरे से पूछ लिया करो बेटा, बैलेंस शीट डेट आर stock in trade, shares, debentures and other securities held by Ayush Limited on the balance sheet date are stock in trade, ARE, as per scope of accounting standard 2,
ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो पैरा नंबर 1C लिख दो। पैरा नंबर 1C, it does not deal with, it does not deals with shares, comma debentures and other financial instruments, and other financial instruments which are held as, which are held as stock in trade, which are held as stock in trade, full stop. Hence accounting standard 2 is not applicable। कह रहे हैं इस वजह से इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगाना। आगे क्या बोलता है, when we study meaning of investment as per AS 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग बेटा जब तुमने इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पढ़ा कॉमा, वहां पर बोला गया है इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स which are not held as stock in trade। कह रहे हैं जो स्टॉक इन ट्रेड की तरह नहीं रखे हुए वो आपके एसेट्स हैं, कहलाएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स विच आर नॉट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, या ऐसा लिख सकते हो एसेट्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, देयरफॉर, देयरफॉर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय आयुष लिमिटेड, securities held by Ayush Limited are not investment, are not investment and cannot apply, and we cannot apply accounting standard 13, we cannot apply accounting standard 13 for these securities। कह रहे हैं इन सिक्योरिटीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 नहीं लगा सकते, इन सिक्योरिटीज के ऊपर कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 नहीं लगा पाओगे। चलो जी, अच्छा इसके बाद क्या लिखूं बताओ जरा, इसके बाद क्या लिखूं बेटा, आईसीआई आया था है ना, आईसीआई ने गोद में उठाया बेटा शेयर डिबेंचर्स को, कहते तुम्हें सड़क पे किसने फेंक दिया, कहते मैं लेके जाऊंगा तुम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के पास। ठीक है, तो मसीहा बन के बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के पास ले गया आईसीआई, तो आईसीआई का गाइडेंस में क्या बोला गया, लिखो आप, एज पर आईसीआई गाइडेंस। आईसीआई का मतलब क्या होता है बेटा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एज पर आईसीआई गाइडेंस, द सिक्योरिटीज, द सिक्योरिटीज held as stock in trade, the securities held as stock in trade, the securities held as stock in trade should be treated, should be treated, should be treated as current investments। बेटा इनको कह रहे हैं किस कैसे ट्रीट करके चलोगे, करंट इन्वेस्टमेंट का ट्रीट करके चलोगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में बोला गया है। ब्रैकेट में लिखेंगे even though AS 13 is not applicable,
कह रहे हैं बेशक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं है, कॉमा दे शुड फॉलो, दे शुड फॉलो गाइडेंस ऑफ एआई, गाइडेंस ऑफ आईसीआई, गाइडेंस ऑफ आईसीआई, ब्रैकेट क्लोज, आगे लिखो, एंड disclosure shall be, disclosure should be made accordingly। कह रहे हैं डिस्क्लोजर भी क्या देके चलोगे, अकॉर्डिंगली हम डिस्क्लोजर देके चलेंगे, खत्म बेटा। डिस्क्लोजर शुड बी मेड अकॉर्डिंगली, खत्म। चलो बढ़े आगे, यहां तक लिख लिया सबने साथ साथ। फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टमेंट इन लैंड और बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन लैंड और बिल्डिंग that are not intended, that are not intended to be occupied substantially, that are not intended to be occupied substantially for use by or in operations of, in operations of investing enterprises। कह रहे हम उसको इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज के लिए, मतलब काम के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए यूज नहीं करेंगे। लिखो दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग must be held by an entity, must be held by an entity to earn, to earn rental income, capital appreciation और अदर सिमिलर बेनिफिट्स। बेटा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो रह गया लिखवाना, वो ना मैं तुम लोगों को अभी नहीं लिखवा रहा, वो तुम लोगों को अगली क्लास में लिख, अगली क्लास में हम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। और कल हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद हम इनकम के बारे में बात करके चलेंगे, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बेटा 3 लेक्चर हमें लगेंगे इस स्टैंडर्ड को लिखवाने में, इतना तो कंटेंट है कि 3 लेक्चर ले जाएगा, ठीक है बेटा। चलें, याद तो सबको समझ में आया, पक्का? हाँ जी बेटा, जसदेव एंड दीक्षा, बेटा सब क्लियर? यस सर। चलो बेटा, आज मैं इसकी रिवीजन नहीं करवा रहा क्योंकि वो ज्यादा लिखा नहीं है कि हम रिवाइज करवाने बैठे, कुछ इतना भी नहीं करवाया आज, तो इसको हम रिवाइज कर लेंगे जब लास्ट क्लास होगी। चलो बेटा, वी आर एंडिंग द सेशन।